हेलो एवरीवन, दिस इज सादिक हुसैन एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजिज्म। सो आज एक दफ़ा फिर हमारा जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है उसकी वीडियो में, उसके लेक्चर में आप सब लोगों को वेलकम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सेल को डिस्कस कर रहे थे और हमने बायोलॉजी से स्टार्ट लिया था, जिसके अंदर हम सेल जो है उसका स्ट्रक्चर, उसके साइटोप्लाज्म, उसका सेल मेम्ब्रेन, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे थे और हमने सेल को भी डिफ़ाइन किया था। तो जो आज की हमारी वीडियो है, इस वीडियो के अंदर बेसिकली हमने क्या करना है, आज साइटोप्लाज्म जो है उसको हमने डिस्कस करना है कि साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है, इसके फंक्शन कौन कौन से हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये हम किसके लिए जो है वो कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम देखते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि हमने दो तरह के सेल को डिस्क्राइब करते हुए हमने दो तरह के सेल पढ़े थे। एक हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल था और दूसरा जो है वो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल था। वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल हैं जो कि बहुत ही पुराने सेल थे और जो एंशिएंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं और उनके अंदर कोई भी प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो मौजूद नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक सेल वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। तो अब जो हम फर्दर सेल को डिस्कस करेंगे तो वो हमारा यूकैरियोटिक सेल के ऊपर मेनली डिपेंड कर रहा होगा। तो याद रखिएगा, जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर जितना भी लिविंग कंटेंट होता है, लिविंग कंटेंट का मतलब ये है कि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उनको हम दो चीज़ों के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है साइटोप्लाज्म और दूसरी चीज़ होती है न्यूक्लियस। सो बेसिकली हमने ये कह दिया कि हमारे पास ये अगर सेल है तो इस सेल के अंदर इस तरह से एक सर्कुलर चीज़ मौजूद होती है जो कि हमारी क्या कहलाती है, न्यूक्लियस कहलाती है। और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं तो वो सारे का सारा हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। सो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाद क्या है, सेल है, और इन दोनों को मिला के यानी हमारा न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। यानी सेल के अंदर जो दोनों चीज़ें हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। तो इस तरह हमारे पास प्रोटोप्लाज्म की एक और डेफिनेशन भी आती है और वो होती है लिविंग कंटेंट। जस्ट 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेने दें ताकि मैं इस चीज़ को जो है वो और क्लियर कर सकूं आप लोगों के लिए। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि लिविंग कंटेंट ऑफ सेल, ठीक है, कि सेल के अंदर जितना भी लिविंग कंटेंट है वो सारे का सारा उसका क्या कहलाता है, जो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के हवाले से कि साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या चीज़ है। तो साइटोप्लाज्म जो है, जस्ट अ मिनट प्लीज, साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या चीज़ है हमारे पास। साइटोप्लाज्म जो है बेसिकली हम ये कहते हैं कि ये एक्वस होता है, जिसके अंदर एक्वस उस चीज़ को कहा जाता है जो कि वाटर कंटेनिंग सब्सटेंस होती है, और इसके अंदर वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। सेल ऑर्गेनेलीज को भी मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया था पिछली वीडियोस के अंदर कि सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं। सेल के अंदर तमाम बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मौजूद हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो वो क्या कहलाती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज कहलाती हैं। इनके एग्जांपल भी हम आगे पढ़ेंगे, जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी बॉडीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज कहलाती हैं। इसके साथ साथ न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर कुछ इनसॉल्युबल वेस्ट भी मौजूद होता है। इसके साथ साथ कुछ स्टोरेज प्रोडक्ट्स भी मौजूद होती हैं। तो इसके साथ आप याद रखिएगा, जो साइटोप्लाज्म है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका सॉल्युबल पार्ट्स होता है और एक इसका नॉन सॉल्युबल या इनसॉल्युबल पार्ट होता है। तो जो सॉल्युबल पार्ट होता है वो बैकग्राउंड मटेरियल बनाता है। बैकग्राउंड मटेरियल या ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब ये है कि वो तमाम मटेरियल या वो तमाम सब्सटेंसेस जिनके अंदर सेल की ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं, बैकग्राउंड सब्सटेंस या बैकग्राउंड मटेरियल कहलाता है। और इनके अंदर स्केलेटन भी मौजूद होता है। स्केलेटन क्या है, जिनके अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ फाइन फाइबर्स हैं जिनमें हमारे पास जो सेल स्केलेटन के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, वो सारी की सारी जो कि सेल के स्केलेटन को मेंटेन कर रही होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, स्केलेटन फाइबर या फाइन फाइबर कहलाती हैं, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं।
तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास इसके केमिकल नेचर के हवाले से है कि हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है उसकी केमिकल नेचर क्या होती है। केमिकल नेचर का मतलब ये है कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो केमिकली बना किस चीज़ से होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो 90% एक्वस होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि उसका जो बैकग्राउंड मटेरियल है या ग्राउंड सब्सटेंसेज है वो वाटर कंटेनिंग होता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इसके अंदर 90% जो है वो क्या होता है, वाटर होता है। और इस वाटर के अंदर बहुत सारे फंडामेंटल बायो एलिमेंट्स ऑफ लाइफ जो है वो मौजूद होते हैं। हमने पढ़े हैं कि 16 जो हैं वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं और 16 में से 10 जो होते हैं वो माइनर बायो एलिमेंट्स होते हैं, जबकि 6 जो होते हैं वो मेजर बायो एलिमेंट्स होते हैं। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म का जो एक्वस मटेरियल है इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ कुछ आयंस भी मौजूद होते हैं, कुछ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं जो कि ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। ये हम आगे देखेंगे कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है और सूडो सॉल्यूशन क्या होता है। इन चीज़ों को हम फर्दर आगे जो है वो डिस्कस करते रहेंगे अपने फर्दर लेक्चर के अंदर। तो अगर आप वो लेक्चर मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको चैनल के लेक्चर जो है वो समझ आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो वाटर है, जो एक्वस मटेरियल है, उसके अंदर वाटर है, आयन है, कुछ साल्ट्स होते हैं, शुगर्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, फैटी एसिड मौजूद होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, विटामिन होते हैं और कुछ डिज़ोल्व गैसेस जो हैं वो भी मौजूद होती हैं। तो अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या कर रही हैं, ये मिल के जो नेचर है साइटोप्लाज्म की वो बना रही हैं। तो 90% वाटर है, 10% बाकी चीज़ें हैं जो कि आयन है, बायो एलिमेंट्स हैं, शुगर है, अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये सारी की सारी क्या कर रही हैं, इसके अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद कुछ लार्जर मॉलिक्यूल भी मौजूद होते हैं। लार्जर मॉलिक्यूल में हमारे पास जो चीज़ें आती हैं उनमें प्रोटीन्स हैं जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन बनाती हैं। तो मैं अब आपको बताता चलूँ कि हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है या ट्रू सॉल्यूशन क्या है। ट्रू सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं सॉल्वेंट के अंदर, जबकि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर जो क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉल्यूट के वो प्रॉपरली जो है वो डिसॉल्व नहीं हो पाते बल्कि उसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे दे सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन इज वन इन विच द सॉल्यूट मॉलिक्यूल आर रिलेटिवली लार्जर, यानी लार्जर रहने का मतलब ये है कि वो प्रॉपरली उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होते। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है इसको दो तरह के सॉल्यूशन के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। एक हमारा कहलाता है जेल, ठीक है, एक क्या कहलाता है जेल, और सेकंड वाला जो है वो कहलाता है सोल। ठीक है, या इसको प्लाज्मा सोल और प्लाज्मा जेल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो आपके पास सोल पार्ट होता है, ये सोल पार्ट जो होता है ये नॉन विस्कस होता है। ठीक है, इसकी विस्कोसिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, समझ आ गई बात की। एंड देन जो जेल होता है वो विस्कस पार्ट होता है या फिर जेली लाइक होता है। ठीक है, याद रखिएगा सोल जो है वो नॉन विस्कस है और उसको प्लाज्मा सोल भी कहा जाता है, और जो जेल होता है वो प्लाज्मा जेल कहलाता है और वो विस्कस पार्ट होता है और उसका क्या होता है, हमारे पास जेली लाइक मटेरियल जो है वो होता है। तो और फर्दर हम आगे देखते हैं कि हमारे पास ये और कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके लिए आप याद रखें कि जो टू फॉर्म्स हैं यानी कोलाइडल सॉल्यूशन की, चाहे वो सेल हो या सोल हो या जेल हो, वो एक दूसरे के अंदर इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है, इंटरचेंजेबल होने का मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स हैं वो जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो सोल के अंदर भी कन्वर्ट हो सकते हैं और सोल वाले जो पार्टिकल्स हैं वो जेल के अंदर भी कन्वर्ट हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेल ने कुछ साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट करवानी होती हैं। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट का मतलब ये होता है कि सेल ने क्या करना है, सेल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने एक जगह से एक ऑर्गेनेली से दूसरे ऑर्गेनेली तक क्या करना है, सफ़र करना है या मूव करना है। तो उसके लिए सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होती है। तो इसलिए कहीं पे जेली पार्ट चाहिए है, कहीं पे विस्कोसिटी चाहिए होती है, कहीं पे नॉन विस्कस पार्ट चाहिए होता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। बट एक मेन जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि सेल का जो एक्टोप्लाज्म होता है, अब
मेन बात हमारे पास ये आती है कि एक्टोप्लाज्म क्या है। तो सेल के दो पार्ट होते हैं हमेशा, साइटोप्लाज्म के दो पार्ट होते हैं, एक एक्टोप्लाज्म होता है और दूसरा एंडोप्लाज्म होता है। अगर मैं यहाँ पे सेल की तस्वीर बनाऊं तो ये हमारे पास इसके अंदर सपोज करें कि यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, इसके अलावा इर्द गिर्द क्या है, सारे का सारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आउटर पार्ट है जो कि मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास क्या होगा, ये सेल का एक्टोप्लाज्म होगा। एक्टो आप जानते हैं बाहर वाली चीज को कहते हैं, तो ये आपके पास क्या होगा, एक्टोप्लाज्म होगा, ठीक है। और जो मैं यहाँ पे येलो से दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म का इनर पोर्शन है, और इनर पोर्शन क्या कहलाता है, एंडोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। तो अब आपने याद रखना है कि जो सेल का एक्टोप्लाज्म होता है या जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो मेनली जेल का बना होता है, ठीक है, यानी प्लाज्मा जेल जो होती है वो उसे बनाती है, ठीक है। और जो हमारे पास एंडोप्लाज्म होता है, ठीक है, जो एंडोप्लाज्म होता है वो मेनली हमारा किससे बना होता है, वो सोल पार्ट से बना होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास जो जेल पार्ट है वो विस्कस पार्ट है और जो सोल पार्ट है वो नॉन विस्कस पार्ट है, ठीक है। तो याद रहे कि एक्टोप्लाज्म जो होगा वो जेल का होगा और जो इनर पार्ट होगा वो किस चीज़ का होगा, सोल का होगा, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास जो मेटाबॉलिक रेट है, ये आपने याद रखना है कि जो मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिक का मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि अच्छा आपने भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर के मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं वो मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। और उनकी दो टाइप्स होती हैं, एक आपके पास कैटाबॉलिज्म होते हैं और एक एनाबॉलिज्म होते हैं, ठीक है। तो वो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, चाहे वो क्या कहते हैं कैटाबॉलिक हों चाहे वो एनाबॉलिक रिएक्शंस हों, वो सारे के सारे कहाँ होते हैं, वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। और साइटोप्लाज्म ही एक साइट प्रोवाइड करती है, एक जगह प्रोवाइड करती है सेल के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक पाथवे को, जैसा कि यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस जो है वो लिखा गया है। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ये सेल के अंदर होने वाला एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है जिसके अंदर ग्लूकोज जो होता है उसको तोड़ा जाता है। जैसे ग्लाइकोजन से है और लाइसिस जो है वो तोड़ना होता है। तो ये प्रोसेस आपके पास कहाँ पे होता है, हमारा जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर होता है। तो साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन क्या हुआ कि ये सेल के अंदर होने वाले बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शन है उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। थोड़ा सा हम आज सेल ऑर्गेनेलीज के जो क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन है उसको भी देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ है हमारे पास, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेली का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद हम फर्दर एक एक ऑर्गेनेली को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेलीज जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज मौजूद हैं जो कि प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो वो आपका क्या कहलाती हैं, ऑर्गेनेलीज कहलाती हैं। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप लोगों के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे घर होते हैं, जैसे सपोज ये हमारा घर है और ये उसकी चार दीवारी है। तो ये चार दीवारी अगर आप कंसिडर करें कि ये सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है वो है, तो इसके अंदर हमेशा आपने देखा होगा कि छोटे छोटे हमारे क्या चीज़ मौजूद होते हैं, यहाँ पे कमरा मौजूद है, देन यहाँ पे कमरा मौजूद है, इसी तरह यहाँ पे एक कमरा मौजूद है। तो ये कंपार्टमेंट्स क्या होते हैं, ये जो कमरे होते हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, ठीक है। और इन कमरों का मिल के हमारा एक घर बनता है और इन कमरों के अंदर हम स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। कोई हमारा टीवी लॉन्च है, कोई किचन है, बाथरूम है, एक हमारा ड्राइंग रूम है। तो ये जब मिलते हैं तो एक घर बनता है। इसी तरह सेल के अंदर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे कमरे मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट क्या कहते हैं प्रोसेस कर रहे होते हैं। कहीं पे हीट की प्रोडक्शन हो रही है, कहीं पे एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है, कहीं पे सेल के पार्ट्स को जोड़ा जा रहा है, उनको रिपेयर किया जा रहा है, कहीं पे नए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया जा रहा है, कहीं पे स्टोरेज की जा रही है। तो ये सारे के सारे जो कमरे हैं, ये जो सारे के सारे कंपार्टमेंट्स हैं, ये जो सारे के सारे रूम्स हैं, वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज्ड हैं। यानी ये नहीं होगा कि जिसका काम
सेलुलर मेंटेनेंस है, जिसका काम एटीपी सिंथेसाइज करना है, वो जो है वो रिपेयरिंग का काम कर दे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जैसे कि हम अपने घरों के अंदर भी देखते हैं कि जहाँ पे हमारा किचन है तो वो किचन है, ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा कि उसको हम कोई और जो है फंक्शन उसके अंदर परफॉर्म करना शुरू कर दें, ठीक है। तो इसी तरह ये सेल के अंदर कुछ हाईली कंपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर बॉडीज हैं जो कि ऑर्गेनेलीज कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, स्पेसिफिक रोल परफॉर्म कर रही होती हैं, और कुछ ऑर्गेनेलीज के नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, गल्जी कम्प्लेक्स है, पेरोक्सिसोम्स है, क्लेक्सिसोम्स है, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है एंड क्लोरोप्लास्ट है। तो ये सेल ऑर्गेनेलीज के नाम हैं। तो आने वाले लेक्चर के अंदर, जो कि हमारा कल लेक्चर होगा होपफुली, उसके अंदर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करेंगे कि ये सेल की एक कंपार्टमेंट है, सेल का एक रूम है, सेल की एक ऑर्गेनेली है, और यहाँ पे कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है। इजाज़त दीजिए मुझे, होपफुली आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द, अल्लाह ने के बाद।